सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी लोग स्वस्थ हों, यही शुभकामनाएं हैं। आइए आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज शुरू करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का दूसरा भाग है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का दूसरा भाग है, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिना कुछ समय गंवाए हम लोग जो है अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो विज्ञान भवन, जो पहला प्रश्न है, विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा औपचारिक रूप से मेक इन इंडिया की पहल की शुरुआत जो है 25 दिसंबर 2014 में की थी। तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा औपचारिक रूप से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 में की गई थी। अगला देखिए, मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है ये 25 क्षेत्रों में संकेंद्रित है। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 क्षेत्रों पर संकेंद्रित है। अगला देखिए, वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब जो है 28% है। अगला देखिए, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को 3 घटकों में विभाजित किया गया है। 3 घटकों में विभाजित किया गया है। अगला देखिए, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को पेश किया गया था। तो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को पेश किया गया था। अगला देखिए, अगला प्रश्न है 6 नंबर का, यह सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण की स्थापना की, लेकिन 1 दिसंबर 2022 से सभी जीएसटी मुनाफाखोरी रोधी शिकायतों का निपटारा जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा किया जाता है। तो जीएसटी संबंधी जो भी विवाद हैं उनका निपटारा जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा किया जाता है। तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण की स्थापना की, लेकिन 1 दिसंबर 2022 से सभी जीएसटी मुनाफाखोरी और रोधी शिकायतों का जो निपटारा है वो भारतीय स्पर्धा आयोग द्वारा किया जाता है। 1 दिसंबर 2022 से जीएसटी संबंधी जितने भी विवाद हैं, भ्रष्टाचार के या मुनाफाखोरी के जो भी शिकायतें हैं, उन सब का निपटारा जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा किया जाता है। अगला देखिए, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार केलकर स्टाक फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार जो है केलकर स्टाक फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगला देखिए, जीएसटी की गंतव्य आधारित कर व्यवस्था क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है। तो अंतिम उपभोक्ता पर जो है क्या करती है, कर के बोझ को कम करती है। तो जीएसटी की जो गंतव्य आधारित कर व्यवस्था क्रेडिट के निर्बाध
प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है। अगला देखिए, पूंजी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो पूंजी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का जो मुख्य उद्देश्य है लाभ अर्जित करना होता है। अगला देखिए 10 नंबर का, भारत में आर्थिक नियोजन के जनक एम विश्वेश्वरैया थे। तो भारत में आर्थिक नियोजन के जनक एम विश्वेश्वरैया थे। अगला देखिए, फेमा। तो फेमा का जो पूर्ण रूप है, जो पूरा नाम है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फेमा का जो पूरा नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। अगला देखिए, भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड। तो भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था। ये कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था। तो भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था। अगला देखिए 13 नंबर का, वर्तमान भारत सरकार ने आम लोगों के बीच बचत को प्रोत्साहित करने के लिए किसान विकास पत्र योजना को पुनः शुरू किया है। तो वर्तमान भारत सरकार ने आम लोगों के बीच बचत को प्रोत्साहित करने के लिए किसान विकास पत्र योजना को पुनः शुरू किया है। अगला देखिए, दो 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा गैर कारपोरेट, गैर कृषि, लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है शुरू की गई है। तो वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा गैर कारपोरेट, गैर कृषि, लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा जो है मुद्रा योजना शुरू की गई है। तो मुद्रा योजना शुरू की गई है। अगला देखिए, संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रत्येक संसद सदस्य जो है 2019 से 24 तक 5 गांवों के भौतिक संस्थागत बुनियादी ढांचे का विकास करने की जिम्मेदारी लेगा। तो आदर्श संसद जो है आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रत्येक संसद सदस्य जो है 19 से 24 तक जो है 5 गांवों के भौतिक और संस्थागत बुनियादी ढांचे का विकास करने की जिम्मेदारी लेगा। इसे जो 17 में शुरू किया गया था और 2017 से 19 तक 3 गांवों का, इस प्रकार से 3 गांवों का विकास करना था और 19 से 24 तक 5 गांवों का। तो इस प्रकार से संसद को कुल जो है 8 गांवों का आदर्श ग्राम योजना के तहत उनको विकास करना था। अगला देखिए, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS देश में अनुसूचित जनजातियों के लिए मॉडल आवासीय विद्यालय बनाने की जो शुरुआत है 1997 और 98 में हुई थी। तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS देश में अनुसूचित जनजातियों के लिए मॉडल आवासीय विद्यालय बनाने की योजना की शुरुआत 1997-98 में हुई थी। अगला देखिए,
स्टार्टअप इंडिया योजना उन संस्थानों पर लागू होती है। स्टार्टअप इंडिया योजना उन संस्थानों पर लागू होती है जिनके पिछले वर्ष का वार्षिक कारोबार 25 करोड़ से अधिक नहीं होता है। तो स्टार्टअप इंडिया योजना उन संस्थानों पर लागू होती है जिनके पिछले वर्ष का वार्षिक कारोबार 25 करोड़ से अधिक नहीं होता है। अगला देखिए, स्टार्टअप इंडिया योजना जो है यह 16 जनवरी 2016 से शुरू की गई थी। तो स्टार्टअप इंडिया योजना 16 जनवरी 2016 से शुरू की गई थी। अगला देखिए, कृषि विपणन की आधारभूत संरचना। तो कृषि विपणन की आधारभूत संरचना 1 अप्रैल 2014 से प्रभावित हुआ। तो कृषि विपणन आधारभूत संरचना 1 अप्रैल 2014 से प्रभावित हुआ था। अगला देखिए, वर्ष 2022 का किसान की आय दोगुनी करने के लिए अशोक दलवाई समिति का गठन किया गया था। वर्ष 2022 का किसान की आय दोगुनी करने के लिए अशोक दलवाई समिति का गठन किया गया था। तो वर्ष 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने के लिए अशोक दलवाई समिति का गठन किया गया था। तो अशोक दलवाई समिति जो है ये किसान की आय दोगुनी करने से संबंधित है। अगला देखिए, वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य 16 में घोषित किया गया था। तो वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य वर्ष 16 तक घोषित किया गया था। वर्ष 2016 में घोषित किया गया था कि 22 तक जो है किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाएगा। अगला देखिए, सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म कृषि उत्पाद बेचने के लिए शुरू किया है। तो सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म जो है कृषि उत्पाद बेचने के लिए शुरू किया है। तो ई रकम नामक जो प्लेटफॉर्म है ये कृषि उत्पादों को बेचने के लिए है। अगला देखिए 23 नंबर का, मृदा स्वास्थ्य कार्ड से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के 12 मानदंडों की जानकारी मिलेगी। तो जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है इससे जो है भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के 12 मानदंडों की जानकारी मिलेगी कि मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व हैं, कौन सी फसल हो सकती है। तो इस प्रकार की जानकारियाँ जो है इसके द्वारा किसानों को दी जाएंगी। अगला देखिए, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई। तो किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई थी। अगला देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है ये 1998 और 99 में लागू की गई थी। तो किसान क्रेडिट योजना 1998-99 में लागू की गई थी। इसे वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा लागू किया गया था, जो उस समय वर्तमान में वित्त मंत्री थे। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 और 99 में लागू की गई थी और उस समय जो वर्तमान वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा द्वारा लागू की गई थी। अगला देखिए, प्राथमिक शिक्षा।
प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी। तो प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी। तो ये 1995 में चलाई गई थी प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए। जो मध्याह्न भोजन योजना जो चल रही है इसे 1995 में चलाया गया था। अगला देखिए 27 नंबर का। मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए गए कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से तो मौजूदा समय में, फिर से देखिए, मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए गए कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ। तो जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ जो है कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर जो है हुआ था। तो जननी सुरक्षा योजना जो है ये कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर इसे शुरू किया गया था, जिसमें महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए कार्यक्रम होते हैं। अगला देखिए, जो जननी सुरक्षा योजना है, तो जननी सुरक्षा योजना को जो है ये 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। तो जननी सुरक्षा योजना को 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। अगला देखिए, भारत गौरव योजना। तो भारत गौरव योजना, जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। तो जो भारत गौरव योजना थी, इसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी, है ना, मतलब प्राइवेट ट्रेन, गैर सरकारी प्राइवेट ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। कहाँ से रवाना किया गया था? तो कोयम्बटूर उत्तर से इसे रवाना किया गया था, जो प्राइवेट ट्रेन थी। अगला देखिए, आयुष्मान भारत योजना। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल कल्याण केंद्र का उद्घाटन। भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल कल्याण केंद्र का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में जांगला नामक स्थान से किया गया था। आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में जांगला नामक स्थान पर किया गया था। अगला देखिए 31 नंबर का। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों में पुनर्वास लाभ का प्रावधान शामिल नहीं था। तो पुनर्वास लाभ का प्रावधान शामिल नहीं था। अगला देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य जो है भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था। अगला देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत जो है 20 नवंबर 2016 को की गई और जो 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 20 नवंबर 2016 को की गई, जो 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी है। अगला देखिए, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत समान श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि जो है 25% या
7500 है। तो अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत समान श्रेणी के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत, प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि जो है 25% या फिर 7,500 रुपये है। अगला देखिए, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत 50,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। तो अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की जो इकाई लागत है वो 50,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए 36 नंबर का, SGSY। तो SGSY का जो पूर्ण रूप है या पूर्ण नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है। अगला देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यह सबसे पहले 1 अप्रैल 1999 को शुरू की गई थी। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1999 को शुरू की गई थी। अगला देखिए, नवंबर 2015 से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का जो नामकरण है, तो इसका नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया है। अगला देखिए, केंद्र सरकार की जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, तो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यह जो है धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है। तो केंद्र सरकार की जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है यह धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है। अगला देखिए 40 नंबर का, 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। तो 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी, जो प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला कार्यकाल था, तभी इन्होंने शुरू किया था। अगला देखिए, कन्या विद्याधन योजना। तो कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार की लड़कियां जो हाई स्कूल या इंटर पास हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 30,000 की एक मुक्त राशि प्रदान की जाती है। तो ये कन्या विद्याधन योजना में था, जिसमें 30,000 रुपये वो शिक्षा के लिए दिया जाता था। तो ये 13-14 में लागू किया गया था मुख्यमंत्री अखिलेश के समय में। अगला देखिए, स्वच्छ भारत मिशन को पेयजल और स्वच्छ मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो स्वच्छ भारत मिशन को जो है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय या नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला देखिए, इंदिरा आवास योजना। तो इंदिरा आवास योजना को एक केंद्र समर्पित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत से विभाजन का जो अनुपात है वो 75-25 का है। तो इंदिरा आवास योजना एक केंद्र समर्पित योजना थी और जिसमें राज्य और सरकार के जो लागत का सहभाजन अनुपात वो 75-25 था। तो इंदिरा आवास योजना एक कांग्रेस सरकार के समय ये चलती थी और इसी को बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। तो इसमें केंद्र का 75 और राज्य का 25% जो है अंशदान रहता है। अगला देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा किए गए निधिकरण अनुपात 75-25 होता है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा
किए गए निधिकरण का अनुपात 75 और 25 होता है, जिसमें 75 केंद्र का और 25 राज्य का होता है। अगला देखिए, तेलंगाना राज्य। तो तेलंगाना राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है। तो तेलंगाना राज्य सरकार ने जो है मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है। अगला देखिए, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश राज्य जो है नारी को नमन नाम से नई योजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है। अगला देखिए 47 नंबर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में सशस्त्र रोकड़ हस्तांतरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई है। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में सशस्त्र रोकड़ हस्तांतरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री योगी के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई है। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है 1 अप्रैल 2019 को शुरू की गई थी। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 1 अप्रैल 2019 को शुरू की गई थी। तो इसमें जो है विभिन्न चरणों में 15,000 रुपये की धनराशि जो है सरकार जो है बालिकाओं को प्रदान करती है। अगला देखिए, बोल्ड। ये बोल्ड क्या था? तो बोल्ड जो है ये बम्बू ओसिस ऑन द लैंड इन द ड्राउट परियोजना हाल ही में भारत के राजस्थान राज्य में शुरू की गई है। तो बोल्ड परियोजना जो है भारत के राजस्थान राज्य में शुरू की गई है। अगला देखिए 50 नंबर का, उत्तर प्रदेश सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एजुकेशनल टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर जो है एक एजुकेशनल टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है। अगला देखिए, गरीबों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली समान विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है उसे गरीबी रेखा कहते हैं। तो गरीबों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली समान विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है गरीबी रेखा कहलाती है। अगला देखिए 52 नंबर का, निर्धनता का दुष्चक्र की जो अवधारणा है ये रेगनर नरकसे ने से संबंधित है, इन्होंने ही दिया था। तो निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा रेगनर नरकसे से संबंधित है और इन्होंने इसे दिया था। अगला देखिए, सुरेश तेंदुलकर समिति जो है गरीबी रेखा को पुनः परिभाषित करने एवं इसे प्राप्त करने के सूत्र की देखरेख कर रही है। तो सुरेश तेंदुलकर समिति जो है गरीबी रेखा को पुनः परिभाषित करने और इसे प्राप्त करने के सूत्र की देखभाल कर रही है। तो सुरेश तेंदुलकर समिति जो है गरीबी से संबंधित है, गरीबी रेखा मापन से संबंधित है। अगला देखिए 54 नंबर का, तो भारत सरकार की राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यनसैफ है ना। तो भारत सरकार की राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यनसैफ योजना ये विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो भारत सरकार की राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो वो है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजना। अगला देखिए 55 नंबर का, सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से
अधिक होती है क्योंकि इसमें पूंजी खपत भत्ता सम्मिलित होता है। तो सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें पूंजी खपत भत्ता सम्मिलित होता है। अगला देखिए, कोलकाता स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में हेनरी गौगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल स्थापित की गई थी। तो कोलकाता स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में हेनरी गौगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल स्थापित की गई थी। अगला देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है। तो भारत की जो राष्ट्रीय आय है इसका जो आकलन करती है संस्था वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, इसके द्वारा किया जाता है। अगला देखिए 58 नंबर का, सरकार ने पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकरण के लोकपाल के लिए अधिकतम आयु जो है 65 से 70 वर्ष तक बढ़ा दी है। तो सरकार ने पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के जो लोकपाल हैं उनकी जो अधिकतम आयु है वो 65 से 70 तक बढ़ा दी है। अगला देखिए 59 नंबर का, सेवा क्षेत्र जो है इसका दूसरा नाम तृतीय क्षेत्र है। तो सेवा क्षेत्र जो है इसका दूसरा नाम तृतीय क्षेत्र है। अगला देखिए, यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना 2003 में की गई थी। तो यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना 2003 में की गई थी। अगला देखिए, भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत 24 फसलें शामिल की जाती हैं। तो भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत 24 फसलें शामिल की जाती हैं। अगला देखिए, गन्ने के उचित विकास एवं लाभकारी मूल्य को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की मंजूरी प्रदान करती है। तो गन्ने का जो उचित मूल्य और लाभकारी मूल्य को जो है ये आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति जो है इसे मंजूरी प्रदान करती है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति जो है इसे मंजूरी प्रदान करती है कि गन्ने का रेट कितना रहेगा वो सब जो है निश्चित करते हैं। अगला देखिए, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य उत्तराखंड है। तो विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य उत्तराखंड है। अगला देखिए, हॉलमार्क लोगो। तो हॉलमार्क लोगो ये जेवर के लिए होता है। तो हॉलमार्क आपने देखा होगा, सोने की आप चीज़ें लेंगे तो उस पर हॉलमार्क का निशान हो तभी आप लें, अगर हॉलमार्क निशान नहीं है तो उसे ना लें, वो लोकल माना जाएगा। तो हॉलमार्क निशान जो है जेवर के लिए होता है, उपयोग किया जाता है। अगला देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कृषि क्षेत्र है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मेरुदंड है वो कृषि क्षेत्र है। अगला देखिए, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो भारतीय जो कृषि है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। जो भारत में जो कृषि है या कृषि, तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का ये प्राथमिक क्षेत्र है। अगला देखिए, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है और यदि उसमें कम से कम 51% प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है तो उसमें कम से कम 51% पूंजी जो है वो सरकार के अधिकार में होती है, सरकार की होती है 51% पूंजी उसमें। अगला देखिए 68 नंबर, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवरोधक क्षेत्र जो है वो प्राथमिक क्षेत्र को माना जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवरोधक क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र को माना जाता है, मतलब प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र को माना जाता है। अगला देखिए, डाक कर्मयोगी पोर्टल।
तो डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना है। तो डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना है। अगला देखिए, निजी क्षेत्र में व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के दायित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं। तो निजी जो क्षेत्र होता है, जो निजी क्षेत्र होता है, इसमें व्यक्तियों और व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल होते हैं। अगला देखिए 71 नंबर, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को पूंजी लाभ अनुपात कहा जाता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को पूंजी लाभ अनुपात कहा जाता है। अगला देखिए, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह थे, जिन्होंने 26 तक जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट देंगे, 21 से 26 तक रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करेंगे। तो और इसके बाद 16वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके हैं, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया हैं, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं, जिनका एन.के. सिंह का कार्यकाल अभी चल रहा है, और 26 के बाद जो है अरविंद पनगड़िया जो है अपना कार्य शुरू करेंगे। अगला देखिए 74 नंबर का, तो भारत में पहली आर्थिक जनगणना जो है 1975 में, भारत में पहली आर्थिक जनगणना, तो आर्थिक जनगणना जो है 1975 में की गई थी। अगला देखिए, किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सरकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नेफेड स्थापित किया गया था। तो किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नेफेड स्थापित किया गया था। अगला देखिए, नेफेड संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है। तो जो नेफेड संगठन है वो ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है। तो नेफेड संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है। कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना पीसी महालनोबिस ने की थी। तो कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना पीसी महालनोबिस ने की थी। तो कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना पीसी महालनोबिस ने की थी। अगला देखिए 78 नंबर, भारत दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाज़ार है। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाज़ार है जो पंजाब के होशियारपुर, जो सबसे बड़ा जो है सेंटर है ट्रैक्टर का। देखिए अगला देखिए, भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार भारत सरकार के पास है। तो भारत में सिक्कों की ढलाई का जो एकमात्र अधिकार है वो भारत सरकार के पास है। अगला देखिए 80 नंबर का, भारत में पहला 3D मुद्रित डाकघर बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। तो भारत में पहला 3D मुद्रित डाकघर बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। अगला देखिए 81 नंबर, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नाफेड द्वारा पहले बाजार अनुभव केंद्र नई दिल्ली में शुरू किया गया था। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और नाफेड द्वारा पहला बाजार अनुभव केंद्र जो है वो नई दिल्ली में शुरू किया गया था। अगला देखिए 82 नंबर का, महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। तो महात्मा गांधी ने जो है विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। अगला देखिए, सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा जो है ये भूटान द्वारा विकसित की गई थी। तो सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा भूटान द्वारा विकसित की गई थी। अगला देखिए 84 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होता है। जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होता है। अगला देखिए,
उत्तर प्रदेश का प्रमुख आभूषण बाजार जो है वो मेरठ शहर है। तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख आभूषण बाजार मेरठ शहर है। अगला देखिए, नाबार्ड डिपॉजिटरी संस्थान, तो नाबार्ड जो है ये डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है। तो नाबार्ड जो है ये डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है। अगला देखिए, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का जो मुख्यालय है ये हैदराबाद में है। तो बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में है। बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में है। अगला देखिए 88 नंबर, आवश्यकता विहीन सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं प्रोफेसर जेके मेहता हैं। इन्होंने आवश्यकता विहीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो आवश्यकता विहीन सिद्धांत के प्रतिपादक प्रोफेसर जेके मेहता हैं। अगला देखिए, पूर्ति अपनी मांग का सर्जन स्वयं करती है। पूर्ति अपनी मांग का सर्जन स्वयं करती है, यह कथन जो है अर्थशास्त्री जीन बैप्टिस्टे से का है। तो यह कथन अर्थशास्त्री जीन बैप्टिस्टे से का है। अगला देखिए, भारत के राज्य में राज्य वित्तीय निगम ने मुख्य रूप से मध्य और लघु उद्योगों के विकास के लिए सहायता दी है। तो जो भारत के राज्य में राज्य वित्तीय निगम है, तो राज्य वित्तीय निगम ने मुख्य रूप से मध्य और लघु उद्योगों के लिए, मध्य और लघु उद्योगों है ना, मध्य और लघु उद्योगों के विकास के लिए सहायता दी है। अगला देखिए 91, हरित लेखांकन। तो हरित लेखांकन का जो अर्थ है देश के कुल वन क्षेत्र के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन है। तो हरित लेखांकन का अर्थ देश के कुल वन क्षेत्र के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन करना है। अगला देखिए 92 का, तो भारत में लौह इस्पात उद्योग जो है ऑप्शन के हिसाब से, जो ऑप्शन थे उस हिसाब से भारत में लौह इस्पात उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो सबसे अधिक पूंजी निवेश जो है वो लौह इस्पात उद्योग में हुआ है भारत में। अगला देखिए, भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड रिलायंस जियो का है। तो भारतीय दूरसंचार कंपनी जो है विश्व की 5वीं और सबसे मजबूत ब्रांड जो है रिलायंस जियो है। अगला देखिए, एक सार्वजनिक ऋण कार्यालय सरकार के लिए निवेश बैंकर के रूप में कार्य करता है। तो एक सार्वजनिक ऋण कार्यालय जो है सरकार के लिए निवेश बैंकर के रूप में कार्य करता है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर आधारित है। अगला देखिए 96 का, अगले दशक में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में व्यापार को $100 मिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत और अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है। तो अगले दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत और अमेरिका ने टास्क फोर्स की स्थापना की है। अगला देखिए 97 का, यूनाइटेड किंगडम देश में पेपाल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर क्रिप्टो करेंसी सेवाओं का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विस्तार शुरू किया। तो यूनाइटेड किंगडम देश में पेपाल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर क्रिप्टो करेंसी सेवाओं का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विस्तार शुरू किया। इसको नहीं पिएंगे गले में खराश पैदा कर दे रही है। कितनी बची है ग्रीन टी तुम्हारी? वीडियो तो पूरी कर लो। अरे भाई हाँ ठीक। अगला देखिए बच्चों 98 का देखिए 98 नंबर क्वेश्चन देखिए।
भारत में एक वित्तीय वर्ष की जो अवधि है वो 1 अप्रैल को शुरू होती है और 31 मार्च को समाप्त होती है। कि मान लो कि 1 अप्रैल 2025 को भारत की वित्तीय अवधि शुरू हुई, तो यह जो है 31 मार्च 2026 को समाप्त होगी और उसके बाद 1 अप्रैल से फिर से जो है नई वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है। तो भारत में एक वर्ष की वित्तीय अवधि जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। अगला देखिए, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को अतिरिक्त 1100 एफपीओ किसान उत्पादक संगठन बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 1100 किसान उत्पादक संगठन बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है? देशों के बीच में लोगों का संचलन है। तो अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन देशों के बीच में लोगों का संचलन है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में हम लोगों ने जो है दूसरे वीडियो में 100 क्वेश्चनों को कर लिया है और इन्हीं 100 क्वेश्चनों के साथ जो पेट में पूछे गए जो क्वेश्चन हैं वो पूरी श्रृंखला हम लोगों ने अर्थव्यवस्था से पढ़ ली है। एग्ज़ाम देने से पहले अगर आप लोग शॉर्ट पेपर्स पढ़ के ज़रूर जाइए और उसके लिए जो है अगर आपको स्पीड में बहुत जल्दी रिवीजन करना है तो ये मेरी आप वीडियो को 2-3 बार देख के जा सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब बढ़वाएं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।